हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज गार्निशी ऑर्डर। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, गार्निशी ऑर्डर के क्या इफेक्ट होते हैं, गार्निशी ऑर्डर किन स्टेजेस में इंप्लीमेंट होता है और किन अकाउंट्स पे गार्निशी ऑर्डर जो होता है एप्लीकेबल होता है और किस तरह से होता है। तो ये सारी चीजें हम इस सेशन में देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गार्निशी ऑर्डर। तो गार्निशी ऑर्डर में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गार्निशी का मतलब क्या होता है। अगर हमें ये पता हो जाए कि गार्निशी का मतलब क्या होता है, तब शायद हमारे लिए समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। तो गार्निशी का मतलब क्या होता है? गार्निशी एक्चुअली वो पार्टी होती है जिसको कोई भी पेमेंट या प्रोडक्ट देने के लिए मना कर दिया गया हो, ठीक है। मतलब फर्दर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी मनी देने के लिए मना कर दिया जाए, उसे ही हम बोलते हैं गार्निशी। और इसको कोर्ट जो है वो ऑर्डर के रूप में अप्लाई करवाती है, तो उसको बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। फाइन। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल कि सपोज दैट कि कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। अब कंपनी है तो इसके डेटर्स भी बहुत होंगे। उसी में एक डेटर है जिसका नाम है ए। फाइन। अब ये जो ए था, ये इस कंपनी से कई सारे सामान खरीद चुका है और कंपनी ने भी इसको जो है वो उधार दिया है, क्योंकि कंपनी को अच्छे से पता है कि जो ए है ये किसी ABC लिमिटेड में वर्क करता है। फाइन। तो ये इसको पता है कि ये अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मुझे तो पैसा मिलेगा ही, क्योंकि ये कहीं वर्क करता है। तो इस बेस पे, इस ट्रस्ट के बेस पे इस XYZ लिमिटेड ने इसको सपोज दैट 2 लाख रुपए का जो है प्रोडक्ट अभी तक दे दिया था। और अब कंपनी चाहती है कि जितने पैसे भी ए के पास पेंडिंग पड़े हैं इस कंपनी के, उसकी जो क्या है पेमेंट कर दी जाए XYZ लिमिटेड को। बट जितनी आसानी से ए ने इतने रुपए का सामान ले लिया था, उतनी आसानी से ए जो है वो पैसा देने को तैयार नहीं है। इस केस में अब इस कंपनी के पास कौन सा सहारा बचता है? वो बचता है लीगल प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने लीगल प्रोसेसिंग के थ्रू इसने जितने भी बिल्स पेंडिंग्स थे ए के ऊपर, वो सारे बिल्स लेके कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि हाँ, मतलब ये जो ए के ऊपर इतना जो पैसा है वो पेंडिंग है और ए इस पैसे को देने को तैयार नहीं है, ठीक है। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो प्रॉपर हियरिंग्स हुई, उस प्रॉपर हियरिंग्स में जो भी एविडेंस थे, उस बेस पे कोर्ट ने जो है वो फैसला XYZ लिमिटेड के फेवर में सुना दिया और साथ में एक नोटिस भी जारी कर दिया जिसमें जितना भी पैसा उधार था ए के ऊपर XYZ लिमिटेड का, उसका सारा जो है डिटेल्स और किस तरह से पैसे डिडक्ट करने ABC लिमिटेड को, वो सारी डिटेल जो है कोर्ट ABC लिमिटेड के पास भेज देता है, ठीक है। ये जो होता है नोटिस होता है। अब क्योंकि ABC लिमिटेड के पास क्यों भेजता है? क्योंकि ABC लिमिटेड जो है ये ए की एम्प्लॉयर है। अगर ए की एम्प्लॉयर है मतलब ए को वो क्या देती है? सैलरी देती है, ठीक है। तो अब इस ए को सैलरी ना देके वो पैसा किसको देगी? वो पैसा देगी XYZ लिमिटेड को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सैलरी वो उठा के इस XYZ लिमिटेड को दे दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लॉस के अकॉर्डिंग आप उतना ही पैसा डिडक्ट कर सकते हैं जितने पैसे के बिना ये ए जो है वो सरवाइव कर पाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऑर्डर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गार्निशी ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, एक बार अच्छे से इसको और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर विच इज इशूड बाय अ कोर्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर। अब देखो यार, यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। डेटर कौन होता है? जो भी पैसे उधार लेता है। तो यहाँ पे किसने पैसे उधार लिए थे? ए ने लिए थे, तो ए क्या है? डेटर है। फाइन। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर है XYZ लिमिटेड, जो भी देता है, ठीक है। जो भी पैसा उधार देता है वो क्रेडिटर हो गया, तो XYZ लिमिटेड क्या है? क्रेडिटर है। बट ये डेटर और क्रेडिटर तभी तक होते हैं जब तक ये जो केस है ये कोर्ट में नहीं जाता। जैसे ही केस कोर्ट में जाता है वैसे ही डेटर जो होता है उसको बोला जाता है जजमेंट डेटर, और जो क्रेडिटर होता है उसको बोला जाता है जजमेंट क्रेडिटर। फाइन। तो जजमेंट डेटर और जजमेंट क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो गार्निशी होता है, गार्निशी क्योंकि यहाँ पे इस XYZ लिमिटेड को पता था कि जो ए है वो ABC लिमिटेड में वर्क करता है, ठीक है। अगर ये ना भी पता होता, अगर ये बैंक अकाउंट की डिटेल से पता होती, तो ये गार्निशी ऑर्डर का जो नोटिस है ये किसको दिया जाता? ये बैंक को दिया जाता, ठीक है। तो बैंक बोले या फिर बोले एम्प्लॉयर, ठीक है। तो बैंक के एम्प्लॉयर कौन होते हैं? उनको बोला जाता है गार्निशी। फाइन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गार्निशी ऑर्डर किस एक्ट के अंडर में इशू हुआ है। तो गार्निशी ऑर्डर जो है वो इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड
ऑर्डर 21 एंड रूल 46 एक्ट के अंडर में ये गार्निशी ऑर्डर जो है ये इशू हुआ है। तो गार्निशी ऑर्डर बेसिकली कोर्ट का ऑर्डर होता है जो फेवर में होता है क्रेडिटर के, ठीक है। क्रेडिटर जिसको पैसे लेने हैं डेटर से, डेटर जिसने पैसा उधार लिया है, तो ये जो गार्निशी ऑर्डर है ये कोर्ट का ऑर्डर होता है जो क्रेडिटर के फेवर में होता है, जिसमें जो कोर्ट होती है वो थर्ड पार्टी को इंस्ट्रक्ट करती है। थर्ड पार्टी में कौन होता है? थर्ड पार्टी में बैंक भी हो सकती है और एम्प्लॉयर भी हो सकता है। एम्प्लॉयर वो जगह है जहां पे ये डेटर जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो जो कोर्ट है वो इनको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? कोर्ट इनको इंस्ट्रक्ट करेगी कि जो भी आप इनको वेज देने दे रहे थे, अगर एम्प्लॉयर होगा तो एम्प्लॉयर तो वेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और बैंक होगी तो बैंक में इस कस्टमर के क्या होंगे? पैसे रखे होंगे, है ना। तो वो डेटर को ना देके वो क्रेडिटर को आप प्रोवाइड करेंगे। अब वो कितना प्रोवाइड करेंगे डिपेंड करता है कि इस डेटर ने इस क्रेडिटर से कितना पैसा लिया होगा, है ना। तो गार्निशी ऑर्डर उसी बेस पे जो है वो इशू किया जाता है। तो गार्निशी ऑर्डर में क्या होगा? वो अमाउंट मेंशन होगा और कितने टाइम पीरियड तक जो है वो गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल रहेगा इस बैंक और एम्प्लॉयर पर, इस डेटर के लिए, ये उस गार्निशी ऑर्डर में जो है मेंशन किया होता है, ठीक है। तो आई होप गार्निशी ऑर्डर अब अंडरस्टैंडेबल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि गार्निशी ऑर्डर के क्या इफेक्ट्स होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि गार्निशी ऑर्डर इशू होने के बाद क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गार्निशी ऑर्डर जो है ये इशू होता है इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, वैसे एक बैंकर और एक कस्टमर के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो टेम्पररी क्या होती है? सस्पेंड हो जाती है। अच्छा, इस बैंक के लिए इस समय कस्टमर कौन है? इस बैंक के लिए इस समय कस्टमर है वो डेटर, वो डेटर जिसने इस क्रेडिटर से पैसे जो थे, वो डेटर जिसने इस क्रेडिटर से जो पैसे थे वो बोरो करे थे, ठीक है। और जो गार्निशी ऑर्डर आता है वो किसके फेवर में आता है? क्रेडिटर के फेवर में आता है, ठीक है। तो बैंकर और कस्टमर के बीच की जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेली सस्पेंड रहती है और ये तब तक सस्पेंड रहती है जब तक कि गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। गार्निश सेकंड इफेक्ट क्या पड़ता है? सेकंड इफेक्ट ये होता है कि जब भी गार्निशी ऑर्डर जो होता है इशू किया जाता है तो गार्निशी ऑर्डर में जिस कस्टमर का नाम मेंशन होता है, कस्टमर यहाँ पे बैंक के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिस कस्टमर का नाम मेंशन होता है उस कस्टमर के क्रेडिट बैलेंस के साथ ये गार्निशी ऑर्डर जो होता है ये अटैच हो जाता है, ठीक है। जितना भी अमाउंट जो है उस ऑर्डर में स्पेसिफाई हो उतने क्रेडिट बैलेंस के साथ एक गार्निशी ऑर्डर जो होता है इसमें इसके साथ अटैच हो जाता है। अगर इस गार्निशी ऑर्डर में अगर कोई भी अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी पैसा है, जितना भी इस कस्टमर का बैंक बैलेंस है, वो सारा गार्निशी ऑर्डर के अंडर में अटैच हो गया। मतलब अब कस्टमर 1 रुपए भी उससे नहीं निकाल सकता है अगर कोई भी अमाउंट इसमें स्पेसिफाई नहीं है तो, ठीक है, फाइन। थर्ड इफेक्ट होता है कि इसके बाद क्या होता है, अगर जैसे गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो बैंक को रिसीव हो जाता है गार्निशी ऑर्डर, उसके बाद अगर कस्टमर जो है वो चेक लेके आए, ठीक है, अगर उसके बाद अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ही अब गार्निशी ऑर्डर अब बैंक को रिसीव हो गया, उसके बाद अगर ये कस्टमर जो है वो चेक प्रेजेंट करता है बैंक में, तो बैंक इसको रिटर्न कर देगी। और रिटर्न ऐसे नहीं करेगी, रिटर्न में रिमार्क्स क्या देगी बैंक इसको रिमार्क करेगी विद रिफर टू ड्रॉअर, ठीक है। इस रिमार्क के साथ, रिफर टू ड्रॉअर रिमार्क के साथ, ये जो बैंक है इस कस्टमर को ये चेक जो है वो रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो बैंक को रिसीव होता है, वैसे अगर वो जो कस्टमर है वो चेक लेके आता है तो वो चेक जो है वो बैंक रिटर्न कर देगी विद रिमार्क रिफर टू ड्रॉअर, ठीक है। आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। नाउ अंडरस्टैंड की जो कोर्ट गार्निशी ऑर्डर इशू करती है वो कितनी स्टेजेस में इंप्लीमेंट करती है। तो वो 2 स्टेजेस में इंप्लीमेंट करवाती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं ऑर्डर निसी, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर निसी। और सेकंड स्टेज होती है जिसको बोलते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट, फाइन। तो ऑर्डर निसी क्या स्टेज होती है? देखो बहुत सारी चीजें होती है जो मैकमिलन बुक में नहीं दी हुई है बट एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एग्जाम में ये वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल अननोन ना हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही इससे। तो ऑर्डर निसी क्या स्टेज होती है? ऑर्डर निसी वो स्टेज है जिसमें जो कोर्ट होती है वो बैंकर को डायरेक्ट करती है फॉर स्टॉपिंग पेमेंट टू जजमेंट डेटर। क्योंकि बैंक के लिए जजमेंट डेटर तो कोर्ट के लिए, बट बैंक के लिए वो जजमेंट डेटर कौन है? बैंक का कस्टमर है। बट अब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है कि बैंक को कस्टमर को पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ऑर्डर इसी स्टेज में जो कोर्ट होती है वो बैंकर को डायरेक्ट करती है कि अब उसको जो है वो डेटर को, जो बोला डेटर बोले या बोले जजमेंट डेटर, ठीक है, इस जजमेंट डेटर को जो है वो पेमेंट नहीं करना है फॉर स्टॉपिंग पेमेंट।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक को लगता है कि जिस कस्टमर के लिए, क्योंकि ये जो गार्निशी ऑर्डर है वो किसी स्पेसिफाइड कस्टमर के लिए बोला गया होगा जिसने कि पैसा लिया होगा क्रेडिटर से, है ना, उसके फंड को क्रेडिटर क्लेम के लिए क्या नहीं यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जो है वो कोर्ट को दे सकता है कि क्यों यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। देखो मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर जो है वो बैंक को ये लगता है कि जो भी उसका डेटर बोले जजमेंट डेटर कोर्ट के लिए, बैंक के लिए क्या है वो कस्टमर है, ठीक है, इस कस्टमर का जो जितना भी फंड अवेलेबल है बैंक में वो क्रेडिटर के क्लेम के लिए क्या यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी वो क्या है कोर्ट को दे सकती है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी इसी स्टेज में दे सकती है। अच्छा, एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इस स्टेज पे बैंक सबसे पहले अपना ड्यू जो है वो रिकवर करती है, उसके बाद जितना फंड अवेलेबल है वो कोर्ट को बताती है कि इतना फंड अवेलेबल है। सपोज दैट इस जो जजमेंट डेटर है इसने इस क्रेडिटर से 5 लाख रुपए लिए थे, ओके, और बैंक ने भी इसको कितने रुपए दिए थे, बैंक ने भी इसको 2 लाख रुपए दिए थे, और इसके खुद के अकाउंट पे कितने हैं, 6 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैंक है वो अपने 2 लाख कवर करेगी। तो बैंक 2 लाख कवर करने के बाद क्या कोर्ट को बताएगी कि 4 लाख रुपए अवेलेबल है इस कस्टमर के अकाउंट में फॉर गार्निशिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर इसी स्टेज में किस तरह से जो है वो कोर्ट इंप्लीमेंट करती है। नाउ अंडरस्टैंड सेकंड स्टेज, दैट इज ऑर्डर एब्सोल्यूट। तो ऑर्डर एब्सोल्यूट स्टेज में क्या होता है कि जैसे अगर बैंक ने अगर कोई एक्सप्लेनेशन दिया होगा तो उसके बाद जो कोर्ट है वो ऑर्डर एब्सोल्यूट ऑर्डर इशू करती है। इस ऑर्डर में क्या होता है, इस ऑर्डर में जो भी जजमेंट क्रेडिटर को दिए जाने वाला जो भी अमाउंट होता है, ठीक है ना, वो अटैच होता है। ये इंटायर भी हो सकता है, स्पेसिफाई भी हो सकता है कि इतना ही स्पेसिफाई अमाउंट है। अगर स्पेसिफाई अमाउंट है तो वो डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट में जो होता है ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस ऑर्डर को मिलने के बाद जो बैंकर है वो बाउंड हो जाता है कि अब डेटर्स जो भी जजमेंट डेटर जिसने जजमेंट क्रेडिटर से पैसे लिए थे उसके अकाउंट से क्रेडिटर को पैसे देने के लिए वो बैंकर जो होता है बाउंड हो जाता है, ठीक है, इस ऑर्डर को मिलने के बाद, ऑर्डर एब्सोल्यूट मिलने के बाद, ठीक है। और इस जो सेकंड स्टेज होती है इसमें किसी तरह की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो ऑर्डर इस ऑर्डर एब्सोल्यूट है, जो 2 स्टेजेस हैं गार्निश ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की, आपको आई होप क्लियर है। ओके, अब हम कुछ केसेस पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट केसेस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि अगर चेक हमारे पास आती है प्रेजेंट, अगर वो कस्टमर चेक प्रेजेंट करता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर अगर बैंक जो है वो गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो रिसीव हो जाता है, तो गार्निशी ऑर्डर रिसीव होने के बाद जो बैंक है, सबसे पहले बैंक जो होती है गार्निशी ऑर्डर जैसे ही किसी कस्टमर का रिसीव होता है तो सबसे पहले वो उस कस्टमर को इन्फॉर्म कर देती है कि जिससे कि किसी भी चेक को उसको डिसऑनर ना करना पड़े, ठीक है। तो क्योंकि डिसऑनर करेगी तो फिर बैंक को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फाइन। तो गार्निशी ऑर्डर रिसीव होने के बाद जो बैंक है उस कस्टमर जो भी अगर कस्टमर चेक प्रेजेंट करता है तो उसको वो रिफ्यूज कर देती है, उसको मना कर देती है, उसको रिटर्न कर देती है। और रिटर्न के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने इसके लिए बताया था कि जब रिटर्न करती है तो वो कौन सा रिमार्क देती है, रेफर टू ड्रॉअल, फाइन। वो इस रिमार्क के साथ इस चेक को रिटर्न कर देती है। बट अगर सपोज दैट कि गार्निशी ऑर्डर हमें मिला नहीं था, ठीक है, एंड हमने क्या किया, हमने बैंक में चेक को क्या कर दिया, चेक को डेबिट कर दिया, बट उसका पेमेंट देना भी बाकी है, अभी उसका पेमेंट दिया नहीं है, वो कस्टमर खड़ा हुआ है और उस कस्टमर के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, मतलब हमने कस्टमर का जो अकाउंट है वो तो डेबिट कर दिया है बट अभी उसको पेमेंट नहीं दिया है, और उस बीच हमें जो है वो गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो हम उस जो पेमेंट को उसको रिफ्यूज कर सकते हैं विद एप्रोप्रिएट रीजन कि हम क्यों इसको मना कर रहे हैं। हमें उसको बताना पड़ेगा कस्टमर को कि हम इसलिए इसका पेमेंट जो है वो नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये तो चेक की बात हुई। अगर मानो कि जो चेक है वो कोई चेक थी इस कस्टमर की, वो क्लियरिंग के लिए गई थी, तो क्लियरिंग होने में भी टाइम लगता है, मिनिमम 3 से 4 दिन तो लगते ही हैं क्लियर किसी भी चेक को क्लियर होने में, ठीक है। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में हमें क्या है गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो हम उस चेक को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट कि अगर जो क्लियरिंग टाइम है वो एक्सपायर हो गया है, क्लियरिंग टाइम जो है वो ओवर हो गया है, ठीक है, और उसके उस बीच अगर हमें गार्निशी ऑर्डर रिसीव होता है तो फिर हमें चेक का जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है। जो भी कस्टमर का अकाउंट है उसमें हमें चेक की जो पेमेंट है वो क्रेडिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर क्लियरिंग टाइम पे हमें गार्निशी ऑर्डर जो है वो रिसीव हो जाता है, क्लियरिंग टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है, क्लियरिंग टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ है,
ठीक है, तो ठीक है, अगर हमें उसके बाद अगर मिलता है तो चेक का पेमेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो उस टाइम ओवर के बाद जब हमें गार्निशी ऑर्डर रिसीव होता है तो वो गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो इस पेमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चेक का केस हो गया। नाउ अंडरस्टैंड सेकंड केस, दैट इज राइट टू सेट ऑफ। अच्छा, राइट टू सेट ऑफ जो था वो मैंने पेपर फर्स्ट के प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। राइट टू सेट ऑफ क्या होता है, अगर बाय चांस आपने वो लेक्चर मिस किया है तो वो भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है ना, ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं एंड में भी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके राइट टू सेट ऑफ का लेक्चर देख सकते हैं। अब सपोज दैट कि बैंक है, ठीक है, और जिस कस्टमर के नाम गार्निशी ऑर्डर जो है वो कोर्ट ने इशू करा है, बाय चांस ये जो कस्टमर है इसने बैंक से भी लोन ले रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था इसके पहले कि बैंक सबसे पहले अपना ड्यूज रिकवर करने के बारे में सोचती है। ठीक है, तो अगर बैंक ने राइट टू सेट ऑफ जो है वो इस कस्टमर के अकाउंट में पहले से अप्लाई करके रखा हुआ है, तो बैंक इस गार्निशी ऑर्डर को अप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं है। बैंक इस गार्निशी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि बैंक ने पहले से राइट टू सेट ऑफ अप्लाई करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बैंक जो है इस गार्निशी ऑर्डर को अप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं है। फाइन। इसके बाद मान लो कि कोई कस्टमर है कि उसने, जैसे हम पढ़ते हैं लैबोर्ड अकाउंट, अगर आपने लोन अकाउंट्स करे होंगे तो लैबोर्ड अकाउंट्स में क्या करते हैं, एफडी को लियन मार्क कर देते हैं। ठीक है, इस केस में अगर एफडी लियन मार्क्ड है तो वो भी गार्निशी ऑर्डर के अंदर जो है वो अटैच नहीं होती है, फंड में अवेलेबल नहीं मानी जाती है वो फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि उस पर लियन मार्क्ड है। अच्छा, जितना भी लियन मार्क्ड होता है अगर उसके ऊपर का कोई पैसा है तो वो गार्निशी ऑर्डर के अटैचमेंट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें अंडरस्टैंडेबल है। इसके बाद हम थर्ड केस देखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड थर्ड केस की जो कस्टमर था जिसके अगेंस्ट जो था वो गार्निशी ऑर्डर जो था इशू किया था कोर्ट ने, उस कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है कहीं से। ठीक है, और गार्निशी ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल हो चुका है और उसके अकाउंट में कहीं से जो है पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये पैसा क्रेडिट हुआ है वो पैसा भी इस गार्निशी ऑर्डर के अंदर में आ सकता है, तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, अगर उसके बाद अगर कोई क्रेडिट हुआ है कोई भी अमाउंट तो वो गार्निशी ऑर्डर के अंडर में नहीं आएगा। फाइन। अगर मान लो कि कोई अनरियलाइज्ड क्रेडिट है, अनरियलाइज्ड क्रेडिट कौन से होते हैं, अनरियलाइज्ड क्रेडिट मतलब मान लो उसको कि उसका जो भी पैसा रखा था उसका इंटरेस्ट मिला हो उसको, ठीक है ना, कोई पैसा रखा उसका इंटरेस्ट मिला है, तो वो गार्निशी ऑर्डर के अंडर में जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर मान लो कि कहीं से इस कस्टमर का कोई पैसा आ गया बैंक अकाउंट में तो वो गार्निशी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर इंटरनली उसको अनरियलाइज्ड क्रेडिट अगर उसके अकाउंट में है तो वो गार्निशी ऑर्डर के अंडर में जो है वो एप्लीकेबल होगा। नाउ अंडरस्टैंड फोर्थ केस, दैट इज जॉइंट अकाउंट। अब सपोज दैट जिस कस्टमर के नाम जो है वो गार्निशी ऑर्डर इशू हुआ था उसका अपनी वाइफ के साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट है। मान लो ए कस्टमर है जिसके नाम जो है इशू हुआ था, बट ए जो है वो अपनी वाइफ के साथ क्या है, जॉइंट अकाउंट में है, और जॉइंट अकाउंट का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो आइदर और सर्वाइवर का है। ठीक है, तो इस केस में जो गार्निशी ऑर्डर है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइन। अगर मान लो यहाँ पे जो मोड ऑफ ऑपरेशन पड़ा होता फॉर्मर और सर्वाइवर का, तो यहाँ पे गार्निशी ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल होता। इस केस के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, गार्निशी ऑर्डर जॉइंट अकाउंट के केस में अगर आइदर और सर्वाइवर लिखा हुआ है तो एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर फॉर्मर और सर्वाइवर लिखा है तो एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि देखो अगर फॉर्मर की बात करते हैं तो जब तक ये ए है, ठीक है ना, तब तक तो ये अकाउंट इसी का है, इसके बाद इसके जितना भी पैसा होगा वो सर्वाइवर का हो जाएगा, है ना, मतलब जितना भी राइट है ए का वो ए का है, फॉर्मर है क्योंकि। फाइन, तो उसके बाद इस सर्वाइवर का राइट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो गार्निशी ऑर्डर है वो इस फॉर्मर और सर्वाइवर पे तो एप्लीकेबल होगा, बट आइदर और सर्वाइवर वाले अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। नाउ अंडरस्टैंड फिफ्थ केस, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट जैसा कि हमने राइट टू सेट ऑफ में भी केसेस पढ़े थे, सेम वैसे ही केसेस इसमें भी हैं। जैसे पार्टनरशिप अकाउंट की बात करते हैं, और पार्टनरशिप अकाउंट है, मान लो कि कोई फर्म थी उसने लोन ले रखा था, उस फर्म के नाम जो है वो गार्निश पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, मान लो इस फर्म के नाम जो था वो गार्निशी ऑर्डर जो है वो इशू हुआ था, तो इसके जो भी पार्टनर्स होंगे, सपोज दैट 2 पार्टनर्स है, तो 2 पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं वो गार्निशी ऑर्डर के अंडर में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, गार्निशी ऑर्डर के अंडर में उनके ऊपर क्या है, उनको उस जो भी क्रेडिटर होगा उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार इस फर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके पार्टनर्स के ऊपर तो है ना। बट अगर सपोज दैट कि इन्होंने, अगर मान लो जो पार्टनर थे इन्होंने कहीं से अगर लोन लिया होगा, इनके खिलाफ अगर गार्निशी ऑर्डर इशू हुआ होगा इनके अगेंस्ट में,
तो आप इस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को छू नहीं सकते, इस पार्टनरशिप अकाउंट को आप टच नहीं कर सकते, मतलब इसमें गार्निश ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अगर कोई गार्निश ऑर्डर इशू हुआ है तो आप उनके पार्टनर से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके पार्टनर्स के अकाउंट से गार्निश ऑर्डर जो होगा उस पे पार्टनर्स के अकाउंट पे गार्निश ऑर्डर जो होगा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट अकाउंट की, ठीक है। अब सपोज दैट कि जिस कस्टमर के नाम पे इशू हुआ वो ट्रस्ट अकाउंट उस बैंक में चला रहा है एज अ ट्रस्टी, ठीक है। अगर वो ट्रस्टी की तरह उस ट्रस्ट अकाउंट को रन कर रहा है, उसमें पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो इस केस में ट्रस्टी अकाउंट में भी गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर है। अगर मान लो कि जिस कस्टमर के नाम पे, मान लो कि ये जो कस्टमर है इस कस्टमर के नाम पे गार्निशी ऑर्डर इशू होता है, इस कस्टमर ने कहीं से लोन लिया होगा, उस लोन मतलब जो भी इसका क्रेडिटर होगा जिसने भी लोन दिया होगा उसने कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया, फिर कोर्ट ने इस क्रेडिटर के फेवर में मतलब जो है वो डिसीजन लिया, ठीक है। बट अगर ये कस्टमर जो है ये एज अ ट्रस्टी इस ट्रस्ट अकाउंट को रन कर रहा है तो इसके इस अकाउंट पे गार्निश ऑर्डर जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड नेक्स्ट केस कि अगर सपोज दैट कि जो भी गार्निश ऑर्डर इशू हुआ है किसी कस्टमर के अगेंस्ट, तो मतलब बैंक जो है उसका जो नाम है उस गार्निश ऑर्डर में सही से है ही नहीं, सपोज दैट सिर्फ नाम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। अब उस अगर बैंकिंग में अगर अकाउंट्स देखेंगे तो राम नाम के, तो राम से तो बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, किसी का नाम राम प्रताप होगा, किसी का नाम राम प्रकाश होगा, है ना। मतलब सफिशिएंट एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं है, या फिर और नाम ही की स्पेलिंग ही गलत लिखी हो, ठीक है। तो उस केस में जो बैंक है वो लायबल नहीं है अगर वो पेमेंट दे देता है उस कस्टमर को, तो ठीक है। गार्निशी ऑर्डर आने के बाद अगर वो कस्टमर को पेमेंट दे रही है बैंक, तो बैंक उस चीज के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि नाम जब क्लियर ही नहीं है, उस बैंक को अपना मतलब अपने अकाउंटिंग बुक में उसका नाम सही से दिख ही नहीं रहा है, तो इसके लिए बैंक जो है वो लायबल नहीं है, ठीक है। वो जब तक लायबल नहीं है जब तक कि इस ऑर्डर को फिर से अमेंड ना कर दिया जाए, उस ऑर्डर को फिर से मतलब चेंज करके मतलब सही जो नेम है वो करेक्ट करके नहीं दिया जाएगा, तब तक जो बैंक है वो लायबल नहीं होती है। फाइन। अच्छा, एक और चीज इसमें होती है कि अगर मान लो कि कोई कस्टमर, अब क्योंकि वो बैंक की तो कई ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अब मान लो कोई आउटसाइड ब्रांच है बैंक की, और वो जो आउटसाइड जो ब्रांच है मतलब फॉरेन है, फॉरेन में उस कस्टमर का अकाउंट है, तो उस पे गार्निशी ऑर्डर जो होगा वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर जो भी बैलेंस जो इंडिया के आउटसाइड में रखा होता है वो गार्निशी ऑर्डर के अंडर में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है गार्निशी ऑर्डर के रिगार्डिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपको इससे 3 से 4 क्वेश्चंस 100% मिलने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे 0.5 में होंगे, कुछ 1 मार्क्स में होंगे, है ना। तो इसके अलावा राइट टू सेट ऑफ, अगर आपने लेक्चर मिस किया था तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, वहां से राइट टू सेट ऑफ लेक्चर भी देख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।